नमस्ते दोस्तों, लर्न एंड सक्सीड विद मोहित मिश्रा में ऐसे की मास्टर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुरोध करता हूं आपसे कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैंने कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो सारे यूट्यूब पे, सारे इंटरनेट पे शायद ही आपको कहीं मिले। वैसे तो इस क्लास के नियम यूपीएससी, जुडिशरी, पीसीएस सब पर लागू हैं, परंतु इस व्यक्तिगत पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हैं कि मैंने जुडिशियल एग्जामिनेशंस में जिस प्रकार के ऐसे पूछे जाते हैं, राजस्थान जुडिशरी में, एमपी जुडिशरी में, यूपी जुडिशरी में, हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में, दिल्ली जुडिशरी में, इन सब को एक जगह पे इकट्ठा करके एक ग्राफ बनाया है जिससे आपको ये पता चल जाए कि किस प्रकार के टॉपिक आपसे अपेक्षित हैं और उन टॉपिक्स के बारे में आप क्या कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड मटेरियल जिनसे आपको इकट्ठा करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चेंज, सामाजिक परिवर्तन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके पश्चात प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, फिर लॉ एंड जुडिशरी, फिर एजुकेशन, फिर विमेन। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि चिल्ड्रन से रिलेटेड टॉपिक्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, बच्चों के भविष्य के बारे में हो गया। फिर उसके बाद में टेररिज्म एक काफ़ी फेवरेट टॉपिक है जो कि बार बार पूछा जाता है। फिर जो जस्टिस जुडिशरी के अंदर डिले होता है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनेट, आरटीआई। तो इस प्रकार से आप पॉज करके बाकी ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ऐसे के बारे में, ऐसे इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसे क्या है दोस्तों? ऐसे इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसे कम्युनिकेशन है तो हम ऐसे को लिखना चालू करने से पहले ये सोचते ही नहीं है कई बार कि आखिर हमको कम्युनिकेट क्या करना है। दूसरी बात, हम ये भूल जाते हैं हमको क्या पता है, हमको कितने अच्छे से टॉपिक रटा हुआ है, इस चीज का कोई महत्व नहीं है। महत्व इस चीज का है कि सामने वाला जो एग्जामिनर है उसके दिमाग में हमारी बातों से क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसे स्पीच के जैसे होते हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेशन का पार्ट है, पर स्पीच से बहुत डिफरेंट होते हैं। बहुत ध्यान से सोचिए इस बात को दोस्तों। जब हम कोई भी चीज़ बोलना चालू करते हैं तो उसके लिए हमें सोचने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे इस समय जो मैं बोल रहा हूँ वो स्वतः स्फूर्त मेरे मन में जो बातें आ रही हैं उनको मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। इस तरीके से कम्युनिकेट करते करते हमको इस तरीके की इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन की आदत पड़ जाती है और यही गलती हम ऐसे और आंसर लिखते समय कर देते हैं। सो राइटिंग ऐसे इज नॉट लाइक स्पीच। ये वाली गलती कभी मत कीजिएगा। वो व्यक्ति जो एग्जामिनेशन में जाते ही तुरंत लिखना चालू कर देते हैं और बहुत खुश होकर बाहर आ जाते हैं ना, अरे वाह मैं कितने अच्छे से लिख रहा हूं, उन लोगों के नंबर कभी अच्छे नहीं आने। थंब रूल मेरा ये रहा है कि ऐसे लिखते हुए जिसको जितनी ज्यादा खुशी होती है, नंबर आने के बाद उस व्यक्ति को उतना ज्यादा दुख होता है। देखिए, दूसरी बात, ऐसे आंसर्स नहीं होते, ऐसे इस चीज की जानकारी नहीं होती कि आपको उस विषय के बारे में क्या पता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए टेररिज्म के ऊपर आपको एक ऐसे लिखने के लिए 1000 से 1100 वर्ड्स के बीच में आया और आपको टेररिज्म के बारे में सब कुछ दुनिया का पता है, सब कुछ दुनिया भर की सारी चीजें पता है, और आप वो सारी चीजें डालाते हैं ऐसे के अंदर, तो क्या आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं। ऐसे आपकी नॉलेज नहीं परख रहे, वो ये परख रहे कि आपको किसी विषय के बारे में स्ट्रक्चर्ड तरीके से, थॉटफुल तरीके से आप क्या क्या कह सकते हैं। वो ये नहीं परख रहे कि आपको किसी भी विषय के बारे में क्या क्या आता है। दूसरी बात, ऐसे प्लेंट नहीं होते दोस्तों। प्लेंट समझ रहे हैं? खासतौर पे जो जुडिशरी के बंदे होंगे वो तो समझ रहे होंगे, जो बाकी लोग हैं मैं उनके लिए मिलाता हूं। जब कोर्ट में, खासतौर पे जब सिविल केस होता है और उसमें जब वकील अपना पक्ष रखता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्लेंट, वाद पत्र। वास्तविकता में प्लेंट में आप अपने सारी बातों को एक साथ रख देते हो और प्लेंट में इनवेरिएबली आप एक काम करते हुए कि आप अपने पक्षकार के पक्ष की चीजें बताते हो। यहां पे आपको अंधाधुंध होकर केवल अपने पक्षकार के पक्ष की चीजें नहीं बतानी। प्लीज ये गलती मत कीजिएगा, बर्बाद हो जाओगे, नंबर कतई नहीं मिलने वाले इसमें। लोग पुअरली करते हैं ऐसे में, क्यों? क्योंकि उनके इस चीज के बारे में वो कभी सोचते ही नहीं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ऐसे इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, और आप कम्युनिकेशन चालू कर देते हैं, लिखित कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, बिना ये सोचे कि आखिर मैं वास्तविकता में कहना क्या चाहता हूं। तो उनके ऐसे बड़े तो बहुत होते हैं, परंतु चूंकि उनका फोकस उस चीज पे नहीं होता जो वो कहना चाहते हैं, इसलिए उनका जो बात है वो अंत तक जो है संप्रेषित नहीं होती, उनका संवाद कंप्लीट नहीं होता, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती, और इसके लिए उनको जो है नहीं मिल पाता। दूसरी, वो एग्जामिनेशन के बारे में नहीं सोचते। जैसे हर एग्जामिनेशन मैंने बताया है कि डिफरेंट होता है। यूपीएससी का एग्जाम डिफरेंट हो, आपकी डिफरेंट स्किल्स परख रहा है। जुडिशरी का एग्जामिनेशन डिफरेंट हो, आपकी डिफरेंट स्किल्स परख रहा है। एग्जामिनर की रुचियां, एग्जामिनर की लाइफ को आसान बनाने के बारे में जब हम नहीं सोचते तो एग्जामिनर हमारी लाइफ को आसान नहीं बनाता। घर से हो सकता है लड़के आया हो और वहां पे आपका लंबा चौड़ा धर धर वाला ऐसे उसने पढ़ लिया, क्या होगा उसके बाद में? नंबर मिलेंगे क्या? कतई नहीं मिलने वाले, नेवर मिलते हैं। अब कुछ मिसकंसेप्शन है ऐसे के बारे में जो मैं यहां पे डील करना चाहता हूं। ये खासतौर पर यूपीएससी के विद्यार्थियों के अंदर होते हैं और जुडिशरी के भी कुछ विद्यार्थी होंगे। अगर उन्होंने प्रतियोगिता दर्पण की बहुत सारे करंट अफेयर्स को रट लिया है और बहुत सारे उनको करंट की चीजें पता है,
तो उससे उनके नंबर अच्छे हो जाएंगे ना। पता आपको कितना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप वहां पे लिख करके आए हो और उसको कितने ऑर्गेनाइज तरीके से लिख कर आए हो, इससे आपको पता चलता है। यूपीएससी के सिलेबस में ऐसे के बारे में जो लिखा गया है उसको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। दे विल बी एक्सपेक्टेड, लोगों को विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे एंड टू अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन। आपके आइडियाज, आपके फैक्ट्स नहीं, आपके आइडियाज को ऑर्डरली फैशन में डालना है, विचारों को, कंसेप्ट्स को, ओके। एंड टू राइट कंसाइसली, और स्पष्ट और छोटे तरीके से लिखना है, उसके बारे में बकर बकर बबा नहीं करना है अपन को। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, प्रभावी और टू द पॉइंट एक्सप्रेशन के लिए क्रेडिट दिया जाएगा। तो पहली बात तो आइडिया शुड बी अरेंज, दे शुड बी अरेंज इन ऑर्डरली फैशन। एक्सप्रेशन इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब जो वो कहना चाहता है वो उसको कम्युनिकेट करना चाहिए। एग्जैक्ट होना चाहिए, मतलब इधर उधर की बातें उसमें नहीं होनी चाहिए, और विषय से रिलेटेड होना चाहिए। लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट ऑफ इंटरमीडिएट लेवल। उससे यदि कम है और आप अपेक्षा कर रहे हैं कि आप ऐसे को फोड़ के आ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। करते आमतौर पे जब हम ऐसे का टॉपिक सेलेक्ट करते हैं कहीं पे भी, तो वो हमारा इस बेसिस पे सेलेक्ट होता है कि आखिर हमें उस विषय के बारे में कितना पता है। फैमिलियरिटी ऑफ अ टॉपिक इज मिसअंडरस्टूड एज आर एक्सपर्टीज टू राइट एन essay on the topic. If you are quite familiar with the topic and you know a few things or few facts about the topic, तो ऐसा हो सकता है कि आप उस पर आंसर बहुत अच्छा लिख दें, पर ऐसा जरूरी नहीं कि आप उस पर ऐसे भी बहुत अच्छा लिख सकें। वहां पर टॉपिक सेलेक्ट करते समय हमको अपने आप से यह पूछना चाहिए कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पर हमारे आइडियाज इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट हो सकते हैं, जिसमें हम अपने विचारों को ऑर्डरली फैशन में कर सकते हैं, जिसमें हम एक बहुत ही ऑसम इंट्रोडक्शन और बहुत ही अच्छा कंक्लूजन लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों वो कीले हैं जिन पर पूरा का पूरा निबंध टिका होता है। किस टॉपिक पर, और इसको बहुत ध्यान से सुनिए, मैं एक कंपेलिंग एंड कन्विंसिंग नैरेटिव बना सकता हूं। नैरेटिव की जो भूख होती है ना, ये इंसान के अंदर इनबिल्ट होती है और आपके एग्जामिनर में भी है। कंप्लीट कहानी, इसको जानने की, इस चीज को समझने की, किसी भी चीज के पीछे का कारण समझने की हमारी जो आदत होती है वो इतनी ज्यादा हमारे नेचर के अंदर इनबिल्ट होती है कि जब ऐसा नहीं होता तो हमको अच्छा नहीं लगता। तो जब आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ अपने ज्ञान के आधार पर आपको नहीं सेलेक्ट करना, आपको इस आधार पर सेलेक्ट करना है कि आप किस चीज में पक्का परफेक्ट नैरेटिव, एक ऑर्डरली स्ट्रक्चर्ड ऐसे बना सकते हैं। आप अपने थॉट्स को ऐसे में कैसे अरेंज करेंगे, क्रोनोलॉजिकल करेंगे, बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस करेंगे, स्पेशल करेंगे, हायरार्किकल करेंगे, कैसे करेंगे, आप कैसे कंपेलिंग एंड कन्विंसिंग नैरेटिव बनाएंगे। इस बात को रट लीजिए दोस्तों, क्या आपका अरेंजमेंट इतना प्रॉपर है कि जिससे आपका आइडिया लास्ट में एकदम फंडामेंटल तरीके से डील हो जाता है? क्या आपका कंक्लूजन आपके आइडिया का एक्सपोजिशन होगा? क्या आपका नैरेटिव कंप्लीट है? आइडियाज अगर आ गए ना ऐसे में, तो उसको जनरेट करने का तरीका क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरा 3rd लेक्चर इस विषय पे था, पर आज आप फिर से सुनिए। पहला तरीका है, आप सवाल पूछना चालू कीजिए। अगर मान लो सिंपल स्टेटमेंट दिया है तो आप सबसे पहले स्टेटमेंट के बारे में सोचना और पूछना चालू कीजिए। जैसे मान लो क्लीननेस इज गॉडलीनेस दिया हुआ है, स्टेटमेंट वो होता है जो कि एक फैक्ट स्टेट करता है, कहता है कुछ, सवाल नहीं है वो, एक्सक्लेमेशन नहीं हो, एक स्टेटमेंट है, समथिंग इज दिस, समथिंग्स आर दैट। तो जिसमें ये स्ट्रक्चर होता है, दिस इज दिस, दीज आर दैट, वो जो चीज है उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। तो स्टेटमेंट अगर आता है तो सबसे पहले तो आप ये सोचो क्या ये स्टेटमेंट सही है, इसका क्या उल्टा सही है, इस स्टेटमेंट के कितने पार्ट्स हैं। जैसे क्लीननेस इज गॉडलीनेस के 2 पार्ट्स हैं, क्लीननेस है एक और गॉडलीनेस है। उसके पश्चात में आप ये पूछो कहां पे ये बात सही होती है, कब ये बात सही होती है, क्यों ये बात सही होती है, कैसे ये बात सही होती है, क्या ये बात सही होती है। मतलब वो जो आपके मेन 5-6 क्वेश्चंस हैं उनको आप पूछो इसके अंदर। इसको जब आप क्वेश्चंस को वहां पे पूछना चालू करोगे तो आपके दिमाग में और आइडियाज वहां पे आना चालू होंगे और आप उनको वहां पे छोटा छोटा आपको जॉट डाउन कर लेना है। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लिंकिंग करो। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लिंकिंग का अंतर मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला वर्टिकल लिंकिंग सबसे पहले समझते हैं। जैसे क्लीननेस इज गॉडलीनेस, तो क्लीननेस क्या होती है, क्लीननेस आती कहां से है, क्लीननेस का जन्म कहां से हुआ, मतलब आप उस विषय के और डीपर जा रहे हो। वहीं गॉडलीनेस के बारे में, गॉडलीनेस का अर्थ क्या होता है, गॉडलीनेस का सिर्फ गॉड से रिलेटेड होती है, गॉडलीनेस की क्या कुछ और एस्पेक्ट्स होते हैं। तो आप उसी टॉपिक के जब डीपर जाते हो, जब आप उसके मूल में, आप उसके उद्गम में जाने की कोशिश करते हो, तो उसको हम कहते हैं वर्टिकल लिंकिंग। और जब आप उस विषय को अन्य सभी विषयों से जोड़ते हो, आप अपने अन्य नॉलेज से जोड़ते हो, जैसे कि हिस्ट्री से जोड़ते हो, ज्योग्राफी से जोड़ते हो, साइकोलॉजी से जोड़ते हो, सोशियोलॉजी से जोड़ते हो, मतलब 12वीं में जो भी पढ़ा था ना, BSc BA LLB के जो फर्स्ट 2 ईयर्स में पूछा, तो उस जिस भी ज्ञान से जब आप उसको जोड़ने की, उसको रिलेट करने की कोशिश करते हो, उनके इंटरकनेक्शंस बनाने की कोशिश करते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लिंकिंग। ठीक है,
एक होती है हॉरिजॉन्टल लिंकिंग, एक होती है वर्टिकल लिंकिंग। तो आइडिया जनरेट करने का दूसरा टॉपिक ये है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस का एग्जांपल मैं फिर से लेता हूं। तो क्लीनलीनेस का इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है, क्लीनलीनेस इकोनॉमिकली क्यों आवश्यक है। अब ये चीज आपने पहले नहीं सोचोगे, बट आप ये सोचोगे तो आपके दिमाग में एक छोटा सा आइडिया आ जाएगा, इसका ये इकोनॉमिक महत्व है, सोशियोलॉजिकल उसका क्या महत्व है, सोशल क्या महत्व है, जो हमारे प्रियम्बल के अंदर जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल दिया हुआ है, उससे इसका क्या रिलेशन है, पॉलिटिक्स में क्या वो हेल्प करती है, ज्योग्राफी से क्लीनलीनेस कैसे रिलेटेड होती है, जैसे क्या ठंडे देशों में ज्यादा सफाई होती है और फिर उसके बाद में गर्म देशों में थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन ज्यादा होने के कारण क्या सफाई और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हाउ टू बिगिन एन ऐसे, देखो स्टीवन कॉवे की किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, प्यारी किताब है, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। उस किताब में एक हैबिट है कि जब भी आप किसी काम की शुरुआत करो तो उसका अंत सोच के करो, बिगिन विथ एन एंड इन माइंड। ऐसे के बारे में भी जो सबसे पहली मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, सुझाव देना चाहता हूं, वो ये है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि उसका अंत क्या है और उसके पश्चात ही आप अपने ऐसे की शुरुआत कीजिए। कंक्लूजन या वो जो आपका सेंट्रल की थीसिस या आइडिया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जो आप हैमर करना चाहते हो। पहले आप अपना थीसिस स्टेटमेंट, मेन चीज लिख दीजिए कि आप क्या कन्वे करना चाहते हैं। देखो इस ऐसे को करने के दो तरीके हैं, या तो आप सिंपल ऐसे शुरू कर सकते हो और ये टॉपिक बोल सकते हो और उसका कोई क्लीननेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही औसम है, मस्त है, फिर उसके बाद में गॉडलीनेस से इसलिए लिंक्ड है, क्लीननेस का ये इंपॉर्टेंस आप बोल सकते हो। उसमें आपको नंबर एकदम नहीं मिलने वाले, ठेंगा मिलने वाले आपको नंबर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहां पर करके बताया, मेरा टॉपिक सिंपल टॉपिक मैंने इसलिए लिया है ताकि सबको समझ में आ जाए। मैं बोलूंगा सफाई क्या होती है, व्हाट इज क्लीननेस, क्या सफाई सच में भगवान इज क्लीननेस, गॉडलीनेस। उसके बाद में व्हाट आर द इंपेडिमेंट्स टू क्लीननेस, क्लीननेस की रुकावट क्या होती है। सही सवाल पूछना सही जवाबों को पाने के लिए बहुत जरूरी होता है दोस्तों। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लीननेस। अब देखो मेरे दिमाग में जो आइडियाज है ये मैंने करके देखा है आपके लिए। हिस्ट्री, मिडिल एजेस में एक समय था जब लोग नहाते तक नहीं थे और उससे हम आज यहां पे पहुंच गए हैं, परंतु भारतीय कल्चर में नहाना हमेशा एक बड़ा अनिवार्य पार्ट था। हिंदू पूजा में हस्त प्रक्षालन होता है जिसमें हर कुछ कदमों के बाद भगवान को जब आप छूते हैं या कुछ करते हैं तो उसके बाद में आपको अपना हाथ धोना पड़ता है। मतलब सफाई का जो बेसिक इंडिविजुअल सेंस है वो हमारी सोसाइटी में हमेशा से ही रहा है। रिलीजियसली क्लीनलीनेस हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ रिलीजन्स इन मेनी कल्चर। शायद ही ऐसा कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा मैंने देखा होगा जिसके बारे में जानता हूं जहां पे सफाई पे ध्यान नहीं रखा जाता। आर्टिकल 25 जहां पे रिलीजियस प्रैक्टिसेस आर सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ, जितना मुझे याद आ रहा है। तो मेरा जो कंक्लूजन है, मैंने ये सोचा लास्ट में रहेगा कि क्लीनलीनेस इज हाईएस्ट वर्च्यू, इट कैन नॉट बी सिंपली लिंक्ड टू गॉडलीनेस एज इट इज नॉन नेगोशिएबल। मतलब क्लीनलीनेस से आप समझौता नहीं कर सकते। पीपल कैन आर्ग्यू अबाउट कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ गॉड, बट इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी दे कैन नॉट आर्ग्यू अबाउट बीइंग एंड रिमेनिंग क्लीन। सफाई से आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। इनफैक्ट आपके फंडामेंटल राइट्स में ही सफाई जो है ना वो गॉडलीनेस से ऊपर है। तो मैं कह रहा हूं क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, ठीक है, बट क्लीनलीनेस इज ऑल्सो फार अबव गॉडलीनेस बिकॉज क्लीनलीनेस इज लॉ, इट इज द बेसिस ऑफ योर सोसाइटी। तो ये मेरा सेंट्रल आइडिया हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, इनको कैसे अरेंज कर सकता हूं। अब देखो इंट्रोडक्शन के रूप में हिंदू पूजा और उसका जो रिचुअल क्लीनिंग है वो एक अच्छा इंट्रोडक्शन है बिकॉज इट शोज, इट डज नॉट टेल, कुछ बोलता नहीं है, ये दिखाता है। एक छवि एग्जामिनर के दिमाग में क्रिएट होती है और जिससे वो आपके ऐसे से इंस्टेंटेनियसली रिलेट करता है। ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये मेरे लिए एक अच्छा कंक्लूजन है। अब मेरा कंक्लूजन ऑलरेडी आ ही चुका है। की आइडियाज, थीसिस स्टेटमेंट, देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाइल इट इज करेक्ट टू से दैट cleanliness is one of the highest and most coveted virtue in a civilized society. It may not be proper to limit its importance to godliness. After all, our constitution itself places public health above right to freedom of religion. Hence, though godliness is negotiable and it is perfectly legal to be an atheist in a democratic society, cleanliness is not. You can't remain dirty. You can't be allowed to pollute. अब इन दो कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन के बीच में मैं अपना पूरा का पूरा नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। किताबें हैं। अब हम आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरे टॉपिक पे, वो है इंट्रोडक्शन। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में बताना है। अब डू एंड डोंट्स फॉर द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तब तक चालू मत कीजिए जब तक आपके दिमाग में कंक्लूजन ऑलरेडी ना हो, ठीक है। क्या होने वाला है, टॉपिक क्या आप एड्रेस करेंगे, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, टॉपिक को आमतौर पर ना मतलब इंट्रोडक्शन में रिपीट नहीं करना चाहिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये मेरा सजेशन है। जैसे कुछ लोग उसी से चालू कर देते हैं, जैसे इज क्लीनलीनेस गॉडलीनेस। व्हाट इज क्लीनलीनेस?
क्लेनलीनेस इज गॉडलीनेस, इससे चालू कर दिया उन्होंने पूरे ना ऐसे कि मजा, ऐसा लगता है कि बंदा क्रिएटिव है ही नहीं, एकदम बंदा डम्ब दिमाग का है। तो अब देखो, मैं टेक्निक्स ऑफ इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं। टेक्निक्स ऑफ इंट्रोडक्शन में पहली क्या है? एनालॉजी। एनालॉजी मतलब आप अपने सब्जेक्ट और कुछ ऐसी चीज जो से आपका रीडर परिचित हो उसके बीच में कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। जैसे आपकी होम एंड सोसाइटी के बीच में कंपैरिजन स्वच्छ भारत मिशन में, जैसे व्यक्तिगत या कॉन्ट्रास्ट भी हो सकता है, इसमें कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट दोनों हो सकता है। तो जैसे कि रिचुअल पूजा में तो इतना वो करना, परंतु उसके पश्चात बाहरी समाज की सफाई न रखना, तो एक कॉन्ट्रास्ट है कि रिलीजन जिसके अंदर जो है क्लीनलीनेस इतनी फंडामेंटल है, बातें कितनी फंडामेंटल है, वो बाकी चीज़ों के प्रति कैसे इंसेंसिटिव हो सकता है। क्या उसके पीछे रीज़न रिलीजन के अंदर का है कि रीज़न इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो कि हमारे ऊपर लिटरली थोपा गया था और हमारे यहाँ अंदर से नहीं आया था। तो दूसरी बात, आप एक एनेक्डोट कर सकते हैं, एक छोटी सी कहानी से चालू कर सकते हैं। मुझसे एक बच्ची या बंदे ने क्वेश्चन पूछा था अपने पुराने वीडियो में कि सर क्या आई का इस्तेमाल हो सकता है? हो सकता है, बट टेस्ट के साथ। जैसे यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे एक कहानी क्रिएट कर रहा हूँ, डिपेंड करता है आपके पास में कितना वर्ड है। कि आई हैड गॉन ऑन साइकिलिंग एंड लॉस्ट माई वे, सडनली आई फाउंड माई सेल्फ इन अ पार्ट ऑफ सिटी अनलाइक आई हैव एवर सीन. It was dirty beyond imagination. One side of me wanted to leave immediately, the other forced me to stay. When I saw children playing in the garbage, I could not but feel the gratitude for my blessings. तो मतलब आपने एक इमोशनल शुरुआत करी, आपने वहां पे एक पूरी सिचुएशन क्रिएट की जिसको हम कहते हैं शो करा आपने, टेक्निक है। क्वेश्चन, हाउ कैन वी कीप बीइंग इनसेंसिटिव टुवर्ड्स एनवायरनमेंट व्हेन इट इज सो वाइटल टू आवर एग्जिस्टेंस? डायलॉग, अ ब्रीफ कन्वर्सेशन। बहुत मुश्किल होता है, बहुत अच्छे ना लिखने में, तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। एक्सप्लिसिट और डायरेक्ट स्टेटमेंट और असर्शन। इंटरेस्टिंग फैक्ट इन डिटेल, ये जो नॉन क्रिएटिव टाइप्स वाले लोग हैं ना, उनके लिए ये, जो अपने नॉन क्रिएटिव टाइप्स के लोग हैं ना, उनके लिए ये बेस्ट तरीका होता है कि आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वो करो, आप सीधे फैक्ट से चालू करो। जैसे ही बंदा वो इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेगा बोले ओ, जैसे इंडियन सिटीज प्रोड्यूस 3 मिलियन ट्रकलोड्स ऑफ अनट्रीटेड गार्बेज डेली। ये मेरा आज का 4 साल पहले का है, तो हो सकता है अभी चेंज हो गया हो सिचुएशन। फैक्ट देख लेना, मैं इसके बारे में फैक्ट के ऊपर कोई वो नहीं कर रहा हूं, कमांड नहीं कर रहा हूं। अब अगला होता है कोटेशन, कोट। अगर कोई व्यक्ति कोई अच्छा कोटेशन है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो दैट इज अ वेरी गुड वे, जो कि आपके थीसिस से रिलेटेड है। तो पहले आप उसको बताएंगे और उसके बाद आप उस कोटेशन के आधार पर उसको एक्सप्लेन करते हुए आप अपना इंट्रोडक्शन चालू कर देंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी का एक कोटेशन था कि आई कम फ्रॉम अ पुअर फैमिली, आई हैव सीन पॉवर्टी, द पुअर नीड रिस्पेक्ट एंड इट बिगिंस विथ क्लीनलीनेस। इट्स अ फेयरली गुड कोटेशन। स्टार्टलिंग रिमार्क, ये रियल अटेंशन ग्रैबर होना चाहिए, बट आपको ये श्योर होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव किस्म का नहीं, कुछ गंदा किस्म का नहीं। जैसे वो अपने होते हैं ना कुछ वो मामा चाचा टाइप के लोग या लड़के जो मतलब एकदम इमोशनल, जो अंतरात्मा आज मैं झकझोर के रख दूंगा अपने एग्जामिनर की, ऐसा स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए दोस्तों। हाँ, कि हम आदमियों को शर्म क्यों नहीं आती कि हम इतनी गंदगी में क्यों रहते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ठीक है। एकदम इंसान जो है पाप का खड़ा है, प्लीज डोंट डू दैट, ओके, यू आर गोइंग टू बी रियली सॉरी इफ यू डू दैट। डेफिनेशन, खासतौर पे अगर कोई नई चीज आप प्रपोज कर रहे हो तो उसमें आप डेफिनेशन से चालू कर सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे, स्पेशली साइंटिफिक या हिस्टोरिकल या वैसे जिसमें ऐसे होते हैं, उनमें आप डेफिनेशन से शुरू कर सकते हो। जो भी आप गैम्बिट अप्लाई करते हो, इंट्रोडक्शन अटेंशन ग्रैबर होना चाहिए। बंदे पढ़े और उसको लगे यार आगे पढ़ना चाहिए, इसके 2-3 पैराग्राफ तो कम से कम पढ़ ही लेता हूँ। ऐसा ना करे कि इंट्रोडक्शन को देख के, कंक्लूजन को देख के आपको नंबर दे के भेज दे। भाई उसको भी अपने घर जाना है एग्जामिनर को, कोई उसको ऊपर सीसीटीवी कैमरा में वॉच नहीं कर रहा कि पूरा का पूरा पढ़े। स्टार्ट आउट स्ट्रॉन्ग, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं, एक मजबूत स्ट्रॉन्ग शुरुआत कर सकते हैं। ये इनफैक्ट दुनिया में किसी भी चीज के बारे में लागू है, पढ़ाई हो, प्लान हो, प्रोजेक्ट हो, ऐसे हो, निबंध हो, दुनिया में कुछ भी हो, करना क्या चाहिए, वी शुड स्टार्ट आउट स्ट्रॉन्ग। आपका जो ऐसे है, पहला जो सेंटेंस है ऐसे का, दैट इज द की टू होल्डिंग द एग्जामिनर्स अटेंशन। तो पहले 2 सेंटेंस, एक सेंटेंस के बारे में बहुत ध्यान से सोचना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ। लिखने से पहले एक बार दिमाग में फ्रेम करना चाहिए, चाहे तो पीछे वाली शीट पे रफ पे पहले एक बार फ्रेम कर लीजिए। हो सकता है आपका ऐसे 49th हो 50th ऐसे में जो उस दिन एग्जामिनर ने पढ़ा है। तो पहली लाइन कैप्टिवेटिंग होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में टॉपिक को रिपीट मत कीजिए। क्वेश्चन, फैक्ट्स एंड सेंसरी डिटेल्स आर अ गुड वे टू होल्ड इंटरेस्ट ऑफ योर रीडर्स। जैसे स्वच्छ भारत मिशन के ऐसे में ये कतई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे में क्लीनलीनेस की इंपॉर्टेंस से चालू करिए।
रेदर आप एक स्टेटमेंट से ऐसे चालू कर सकते हैं, द रोड्स रीक्ड ऑफ रॉटन वेस्ट व्हेन आई वॉक्ड थ्रू देम, अ फीलिंग ऑफ नॉजिया रोज इट्स अगली हेड एंड थ्रेटन टू ट्रांसफॉर्म इन वर्मिट। आपको समझना है कि यू हैव टू स्टार्ट आउट स्ट्रॉन्ग। द मोमेंट यू बिकम कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट ना, यू स्टार्ट डूइंग बेटर। ओके, अगला एग्जाम्पल का मैंने शो नॉट टेल। फिक्शंस में ऑथर ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जैसे यार बहुत गर्मी लग रही है मुझको, मेरे माथे से वहां पे ना मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, मेरे माथे से पसीना चू रहा था, मैं जब आया ना मैं एकदम थक के चूर हो गया। ये आपका शो स्टेटमेंट। आते ही मैंने बिस्तर देखा और उस पर कूद कर लेट गया। ये है आपका शो स्टेटमेंट। पुराना वाला था आपका टेल स्टेटमेंट। तो आपको शो करना है, आपको टेल नहीं करना है। यू शुड प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल्स। ऐसे में शो नॉट टेल की एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है वो होती है स्पेसिफिक नामों को, जगहों को, फैक्ट्स को, चीज़ों को याद करके लिखना। इससे इंप्रेशन बहुत पड़ता है। जब आप एग्जैक्ट शहर का नाम लिखते हैं, आपको अपने बारे में नहीं बताना, अपना पता नहीं बता देना कि मैं जैसे इस समय मैं सिलवासा में अफसर कॉलोनी में रहता हूँ, ऐसा नहीं बता देना आपको। और आपको स्पेसिफिक डिटेल देनी है। नई दिल्ली या जैसे 23 मार्च 1931 जिस दिन भगत सिंह की, सुखदेव और राजगुरु की शहादत का दिन था, अगर आपको ये याद है तो ये जो पूरे स्पेसिफिक नाम और डेट लिखना, इट्स अ गुड वे टू इमीडिएटली आपने ऐसे को थ्योरेटिकल आंसर और उसकी डिटेल से तुरंत निबंध पे लाने का ये बड़ा अच्छा तरीका होता है। तो मेरा ये आपसे सजेशन है कि आप कॉन्क्रीट नेम्स, प्लेसेस, चीजें और इंसानों के नाम लिखिए। इससे आपकी जो राइटिंग होती है उसमें ट्रूथफुलनेस की भी क्वालिटी आती है, सच्चाई की क्वालिटी आती है आपके राइटिंग के अंदर। वेग जनरलाइजेशंस किसी को अच्छे नहीं लगते। दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत खराब है, लोग सब गंदे हैं, लोग सब बहुत अच्छे, किसी को अच्छा नहीं लगता सुनना। जैसे देखिए शो नॉट टेल में कंटिन्यू कर रहा हूं अब। गुलाटी इज अ यूनिक रेस्टोरेंट विच इज यूजुअली पॉपुलर फॉर दिवाली एंड होली सेलिब्रेशन। ओके, दैट इज अ टेल स्टेटमेंट। गुलाटी इज ऑलरेडी बुक्ड फॉर दिवाली एंड होली, that is a show statement. सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम। अब इसकी जगह देखिए, जैसे ही आप शो स्टेटमेंट पे आते हैं, सचिन तेंदुलकर होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ ओडीआई सेंचुरीज इन इंडियन क्रिकेट। तो देखिए यू आर यूजिंग रियल कॉन्क्रीट एग्जांपल्स, प्लेसेस का नाम, जगहों का नाम, तो इससे जो है ना आपका जो शो होता है दैट इज अ फार बेटर टेक्निक। अब जैसे भारत चुग का ये बहुत ही सुंदर ऐसे, भारत चुग वॉज दिल्ली टॉपर, सब्सिक्वेंटली ही लेफ्ट जुडिशरी, अ वेरी इंटेलिजेंट, कंपैशनेट एंड अ गुड पर्सन। लव यू ब्रो इफ यू आर लिसनिंग इट। अब देखिए ही इज राइटिंग एन ऐसे रोल ऑफ, मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं आपको कि टॉपर्स कैसे करते हैं, जिन लोगों को आप समझते हैं ना कि उन लोगों को अच्छे नंबर मिल रहे हैं, उन लोगों का नंबर राइटिंग स्किल्स के बारे में आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए सुनिएगा कि अ यंग बैंक ऑफिशियल नेम्ड जोसेफ इज अरेस्टेड बाय 2 पुलिसमैन वन फाइन मॉर्निंग विदाउट इवन बीइंग इन्फॉर्म्ड व्हाई। जोसेफ इज आउटरेज्ड टिल हिज डेथ। जोसेफ डज नॉट गेट टू नो व्हाट ही इज बीइंग ट्राइड फॉर। Joseph is the protagonist of Franz Kafka's seminal work, The Trial, which is the story of Joseph's case, his trial and tribulations, with the invisible law, absent judge, opaque court processes, police excesses, and the high-handedness of our criminal justice system. फ्रांज काफ्का की कहानी द ट्रायल के किरदारों को उठाकर और उनको डील करके ये जो ऐसे तुरंत जो है इंटरेस्ट एग्जामिनर का टिक करता है। वाव। और अपने ऐसे के अंदर रियल वर्ड्स उनका यूज करके तुरंत ट्रूथफुलनेस की क्वालिटी ला देता है। शो नॉट टेल टेक्निक का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है और एक प्रकार की जिसे आप कहते हैं कहानी, एनेक्डोट या किसी चीज से जो है स्टोरी से ये चालू करता है, इंसिडेंट से चालू करता है। उसमें ना एनेक्डोट में एक आता है, इंसिडेंट भी आता है, उसको भी याद कर लेना। अब देखो टेररिज्म एंड ह्यूमैनिटी पे गजल भारद्वाज आईएएस टॉपर, आई डोंट नो हर पर्सनली बट मैंने ये इंटरनेट पे इनका ऐसे मिला तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। टेररिज्म एंड ह्यूमैनिटी टॉपिक का नाम है। अब देखो शी इज राइटिंग अ पोएम दैट वाज क्रिएटेड बाय हर ओन, तो शी इज अ वेरी गुड राइटर। अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना ऐसे लोगों को देख के। थैंकफुली मुझे अब नौकरी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाने की जरूरत नहीं, और आप लोग भी अंडर कॉन्फिडेंट मत होइए। करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सेल पर पड़त निशान। में पहले भी बता चुका हूँ, धीमे धीमे सब कुछ हो जाता है, पेशेंस रखिए और सही काम करते जाइए। One day they struck together 2 wild stones, fire they invented or discovered it maybe, then one day they called it sacred. Today they know fire, a chemical reaction producing smoke and warming up the globe, whether with firearms, with kids in our cities play with, or those by militants and armies in a Mosul or Tikrit. Paradoxically, on this warming up globe, in this world on fire, raging red, we are all going colder with indifference or hatred,
and I shiver again. Another cold night on this warming up globe, and with every sound of the gun. Wow. As I imagine myself as a young girl or boy recently taken hostage somewhere in Iraq, the above words repeat in my mind every single night. Already separated from my family, I fear I would be killed, made a sex slave, or put into a training camp. I lament that terrorism is an antithesis of humanity, to be precise, yet it is we humans who have invented it, and I cry that despite knowing this for decades, we are not doing enough to deal with it, either as individuals or nations. Wow. अगेन देखिए शो नॉट टेल की टेक्निक का कितना औसम तरीके से इस्तेमाल किया गया. कॉन्क्रीट वर्ड्स मोसुल, तिकरेत, इराक यूज किए गए. एक लड़की का एग्जाम्पल उठाया गया, उसके बारे में उसने बात की, और जैसी ये बात की क्या हुआ, हमारा तुरंत इंटरेस्ट कहानी के अंदर आ गया, है कि नहीं. अब एक मैंने जब क्लास ली थी तो एक दो थोड़ा खराब भी इंट्रोडक्शन हम लोगों को पढ़ लेने चाहिए ना, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है. एक मेरे क्लास ने दैट विच डज नॉट किल अस ओनली मेक अस स्ट्रॉन्गर. अब इसने शो नॉट टेल टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश की, बट ही हैज फेल्ड. देखो, एज सेड बाय डार्विन, ह्यूमंस और एनीथिंग गोज थ्रू कांस्टेंट इवोल्यूशन एंड हार्डर दे स्ट्राइव टू सर्वाइव, मोर स्ट्रॉन्गर दे बिकम. पहला सेंटेंस, स्टार्ट आउट स्ट्रॉन्ग, ध्यान नहीं दिया गया. सेंटेंस इज फ्रेम्ड पुअरली. एज ए रिजल्ट पहली सेंटेंस से मजा खराब होना चालू हो गया. Killing does not only mean just to die down. It can have multiple views to submit to the stronger. इंट्रोडक्शन के बारे में सोचा नहीं गया कि मैं किस इंट्रोडक्शन की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ. हिस्टोरिकली वी सी इंडिया एंड वर्ल्ड बोथ सॉ ग्रेट वॉर्स लाइक दिस. वी डिड नॉट एक्सेप्टेड द डिफीट, लैंग्वेज की गलतियाँ हैं, एंड नॉट कम बैक स्ट्रॉन्गर टू प्रिवेंट, और सीधे उसको सपोर्ट करना चालू कर दिया. स्ट्रक्चर के बारे में सोचा नहीं गया. अब एक और इसने लिखा है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इज अ बून और बेन. Oyo, Ola, Flipkart has become household names and HMT a thing of past. A good start. Have होना चाहिए था वहाँ पे, by the way. Disruptive innovations can change the landscape and rules of game quickly. Innovations which is critically to solve many of the challenges which mankind is facing, be it health, poverty, shrinking resources of climate change, is unavoidable and should be welcome. अपनी की थीसिस को इंट्रोडक्शन में डाल दिया. पढ़ तो लिया है एग्जामिनर ने पूरा ऐसे. अब उसके बाद में सेकंड उसमें डिफाइन करा है, डिसरप्टिव इनोवेशंस बाय डेफिनेशन आर सच न्यू टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, केमिकल, कंपाउंड, एल्गोरिथमिक अप्रोच व्हिच रिप्लेसेस ओल्ड एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस क्विकली एंड ऑफन डिसरप्टिवली. दैट इज अ गुड सेंटेंस. इवन इफ ही हैड स्टार्टेड विद इट एंड देन केम टू ओला, उबर एंड फ्लिपकार्ट, इट वुड हैव बीन ग्रेट. सो मोर थॉट इज नीडेड इन इंट्रोडक्शन. नाउ Right to Information Act, I found it somewhere, I don't even remember now where. No copyright infringement intended. Right to information is a law enacted by the Parliament to provide or setting out the practical regime of right to information of citizens. It was passed by Parliament on 5th June 2005 and came fully into force on 13th October 2005. एग्जामिनर ने ये चीज़ें कितनी बार पढ़ी होंगी, वो इसको दोबारा पढ़ रहा है. सोचो एग्जामिनर के मन पे क्या बीत रही होगी. रटा हुआ आंसर लग रहा है. अब कुछ लोग ना जो ऐसे जुडिशरी में क्या होता है, अपने आप को इंटेलिजेंट समझने वाले लोगों की मतलब संख्या बहुत ज़्यादा है. कोचिंगों में भी बहुत है, मैंने बहुतों को देखा है. इन बंदों को ये लगता है कि दुनिया का जो सारा दिमाग है ना वो हमारे पास, और अपनी इनके अंदर इतनी विनम्रता नहीं होती है खुद की गलतियों को देख कर समझ पाए. और खुद तो लग ही चुके हैं ये, और ये दूसरों की भी किस्मत को जो है ना मतलब उनका डंका बजाते रहते हैं. अब जैसे ये मेरे को किताब मिली, इनसाइड सोशियो लीगल ऐसे. अब इसके निबंध को देखिए, ये जो निबंध है ये टेररिज्म पे है, तो कितनी गंदी शुरुआत है. मैंने जितने भी प्रिंसिपल्स बताए हैं उन प्रिंसिपल्स का इसने एकदम ब्लेटेंट वायलेशन किया है. ISIS is growing at the pace of rabbits. Wow. Would you want this to be first sentence of your essay? A blatant, tepid sentence. ISIS, ISIL, IS is a fundamentalist group made of delusional individuals who claim to be religious and who want to create nation state of Sunnis, Salafist Muslims. देखो, अपनी इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन को डालने पे जब गौर करता है इंसान ना तो ये होता है, और खासतौर पर अगर उसकी लैंग्वेज भी खराब हो. The term terrorism since 1970s was directed to various phenomena starting from the fearsome threats. मतलब ये इतना गंदा है.
और ख़ासतौर पे उस किताब से, जो इतनी बड़ी मोटी लाल रंग की किताब अभी मेरे पास पड़ी है और जो आपसे पैसे ले रही है और आपको ऐसे के तरीके बता रही है। इसीलिए ना ऐसे की किताबों को सिर्फ इसलिए लेना चाहिए कि आपको बस ये आइडिया लग जाए कि आपको थोड़ा बहुत कंटेंट मिल जाए, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर फॉर्म मिल जाए, एक आध अच्छे कोटेशंस मिल जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ऐसी किताब को तो छूना भी नहीं चाहिए। पर एक ये थोड़ी बेटर किताब है मिस्टर जेके चोपड़ा की कंपेंडियम ऑफ एसेज। उसमें द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म इन इंडिया पे वो ऐसे लिख रहे हैं, इंक्रीजिंगली इन द लास्ट डिकेड और सो द वायलेंस इज परवेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। गुड, नॉट as per my choice, I would not have started with it, but even then a strong sentence, a strong statement, मतलब strong sentence होता है जो किसी चीज़ की beating around the bush नहीं करता है, जो directly categorically एक बात करता है ना, उसको हम कहते हैं strong sentence forms. From shrills and abusive language and character assassination, communal violence to brute capturing to physical attacks on the oppressed, why to raise फला फला, good. अब ये मेरा ऐसे था टेररिज्म पे जो मैंने लिखने की कोशिश की थी। They say means are after all means. I would say means are after all everything. Mahatma Gandhi. If rationality is the ability to think and discern the right from wrong, then the radicalized youth lacks precisely that. Quotation से शुरुआत करी. The problem with every kind of fundamentalism is that if you ask to have faith, that it asks you to have faith and not think, and without critical thought, a man is as blind as he is without eyes. While a man without eyes is still a man without thought is no better than an animal and more dangerous than that. The radicalized youth is desensitized. He fails to empathize with pains and suffering and trauma of those he hurts. At the ideological level, terrorism is the failure to act rationally, failure to respect equality of all human, and inability to respect the fact that all human beings have human rights. It is lack of tolerance. तो मैं definition, approach plus quotation का यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है दोस्तों, तो चलो इस वाली क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और जल्दी मैं आपको एक दूसरी क्लास बॉडी ऑफ द एसे पे बताऊंगा और आपको बॉडी ऑफ द एसे पे भी उतना ही मजा आने वाला है जितना मुझे आपको इस क्लास में आया था। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने और दोस्तों को बताइए ताकि ये जो ज्ञान है जो मैंने आपसे शेयर किया है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, वो दूसरों को भी पता चल सके, दूसरे भी इससे बेनिफिट हो सके, उनको भी इससे फ़ायदा हो सके और सही ऐसे लिखना सबको आ सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इन लेक्चर्स से आपको फ़ायदा हुआ होगा और आप एटलीस्ट कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि आपको इस लेक्चर के बारे में क्या लगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।